हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज कोशिका विज्ञान का नया टॉपिक प्रोटीन संश्लेषण स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है इस चीज का अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए एक साइंटिस्ट का HFC क्रिक, इस HFC क्रिक ने प्रोटीन संश्लेषण का एक केंद्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्रोटीन संश्लेषण का क्या प्रस्तुत किया? एक केंद्रीय सिद्धांत, जिसे सेंट्रल डोग्मा या केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। क्या होता है? हम जानते हैं कि DNA से किसका निर्माण होता है? mRNA का निर्माण होता है। ये क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन कहलाती है ये प्रक्रिया, जिसका अध्ययन आप कर चुके हो। किस एंजाइम की उपस्थिति में होती है? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। ठीक है, और mRNA से इसका संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन कहलाती है। तो ये एक दिशीय प्रवाह है। HFC क्रिक ने बताया कि DNA से mRNA और mRNA से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो एक दिशीय प्रक्रिया होती है। उस एक दिशीय प्रक्रिया को ही क्या कहा? केंद्रीय सिद्धांत या सेंट्रल डोग्मा कहा। इसको ही क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। परंतु एक साइंटिस्ट था H.M. टेमिन, एक साइंटिस्ट था H.M. टेमिन। H.M. टेमिन ने एक विषाणु है, सार्कोमा विषाणु। क्या नाम है? सार्कोमा विषाणु। H.M. टेमिन ने सार्कोमा विषाणु में, है ना, सार्कोमा विषाणु में एक ऐसे एंजाइम का पता लगाया जिसका नाम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका नाम क्या था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है कि इस प्रोटीन संश्लेषण को उल्टा कर देता है, यानी कि प्रोटीन से mRNA का, mRNA से DNA का संश्लेषण कर सकता है, अर्थात mRNA से DNA का संश्लेषण हो सकता है। ठीक है, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को हम क्या कह सकते हैं? इसमें क्या होता है? mRNA से पुनः DNA का संश्लेषण हो सकता है। mRNA से क्या हो सकता है? DNA का पुनः संश्लेषण हो सकता है, जो किस एंजाइम की उपस्थिति में हो रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसकी खोज किसने की है? H.M. टेमिन ने की है। किसने की है? सार्कोमा विषाणु, राइट। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं। वो क्या होता है? mRNA को DNA में परिवर्तित कर रहा है, इस वजह से इसको क्या बोल सकते हैं? RNA निर्भर DNA सिंथेटेज। DNA सिंथेटेज यानी कि किस पर निर्भर है? ये एंजाइम RNA पर निर्भर है, और किसका निर्माण कर रहा है? DNA का निर्माण कर रहा है। इस वजह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? RNA निर्भर DNA सिंथेटेज एंजाइम भी कहते हैं, जिसकी खोज H.M. टेमिन ने की। ठीक है, तो इस तरह से HFC क्रिक द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया केंद्रीय सिद्धांत, जिसके अकॉर्डिंग वन डायरेक्शनल प्रोसेस होती है प्रोटीन संश्लेषण की, और फाइनली किसका संश्लेषण हो जाता है? प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है, राइट। अब जो ये प्रोटीन की संश्लेषण हुआ है, यह प्रोटीन का संश्लेषण एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब इस प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, तो देखते हैं हम क्या आवश्यक घटक हो सकते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो बात करेंगे अब प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक घटक। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक घटक या क्या 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 चीज आवश्यक होती है? तो क्या क्या चीज आवश्यक होती है? देखिए, क्या होना चाहिए? हमारे को DNA होना चाहिए।
प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आरएनए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आरएनए। और ये है आरएनए कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, अमीनो अम्ल आवश्यक होने चाहिए। इसके अलावा राइबोसोम चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए, एंजाइम आवश्यक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए, ऊर्जा, एडीपी व जीटीपी, ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा चाहिए। तो इस तरह से प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होते हैं, आवश्यक घटक होते हैं, राइट। डीएनए केंद्रक में पाया जाता ही है, द्विकीय संरचना होती है। वाटसन में डीएनए की द्विकीय संरचना को बताया, जो कहाँ पर पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। और यह केंद्रक में उपस्थित डीएनए किसमें भाग लेता है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, ठीक है। आरएनए जनरली 3 प्रकार का है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए केंद्रक में उपस्थित होगा, ठीक है, जिसका संश्लेषण डीएनए से किस प्रक्रिया द्वारा, अनुवादन, अनुलेखन प्रक्रिया द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा हो जाता है। इसका महत्वपूर्ण होता है, कोडोन भाग होता है इस पर, एमआरएनए पर, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, राइट। दूसरा होता है टीआरएनए। यह टीआरएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है। टीआरएनए बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, लगभग 10 से 15% भाग होता है कुल आरएनए का। जो कुल आरएनए होता है उसका 10 से 15% भाग होता है। कई प्रकार के बहुत अधिक संख्या में टीआरएनए पाए जाते हैं, जो अपनी अपनी विशिष्टता लिए हुए होते हैं। राइबोसोमल आरएनए सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जो कि राइबोसोम्स पर उपस्थित होता है। किस पर उपस्थित होता है, राइबोसोम्स पर उपस्थित होता है, राइट। इस तरह से ये तीनों आवश्यक होते हैं। इस एमआरएनए के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होगा। टीआरएनए है ना, एमआरएनए को अपना विशिष्ट बंधन स्थल प्रदान कर कहां पे लाने का प्रयास करता है, कोशिका द्रव में लाता है। कौन लाता है, टीआरएनए लाता है एमआरएनए। और आरआरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, राइट। दूसरा है एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड जो होते हैं महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, जो कि कोशिका द्रव में अमीनो मतलब पूल वाले स्थान में पाए जाते हैं। अर्थात ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है अमीनो अम्लों का बहुलक होती है। किसका बहुलक होती है, अमीनो अम्लों का। तो ये कोशिका द्रव में पाए जाते हैं और प्रोटीन संश्लेषण के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं, ये कच्चे माल की तरह, कच्चा माल, इन्हें रॉ मटेरियल की तरह कार्य करते हैं, जो किसमें उपस्थित है, साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम, ये राइबोसोम क्या है, कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। और क्या प्रदान करते हैं, साइट प्रदान करते हैं, स्थल प्रदान करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करते हैं। जैसे हमें खाना पकाना है, तो खाना पकाने के लिए हमें क्या स्थान चाहिए कि नहीं चाहिए, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, रसोई कहते हैं। या फिर सपोज कीजिए चप्पल है हमारी, या फिर हम बात करें कपड़ा है, हमारी आवश्यकता है। कपड़े का संश्लेषण कहाँ पे निर्माण होगा, फैक्ट्री में होगा, नहीं होगा। फैक्ट्री इस कपड़े को मैन्युफैक्चर करेगी और हमारे तक मैन्युफैक्चर होकर वो हमारे तक आता है। इसी तरह से जो राइबोसोम है ना, इस राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अर्थात ये रसोई की तरह कार्य करता है या फैक्ट्री की तरह कार्य करता है। राइबोसोम किसकी तरह कार्य करता है, फैक्ट्री की तरह। इस वजह से राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, नहीं कहते हैं,
क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन ऑफ संश्लेषण के लिए साइट उपलब्ध कराता है, स्थल उपलब्ध कराता है। जैसे भोजन के लिए हमें रसोई उपलब्ध होती है भोजन बनाने के लिए, राइट। आगे होते हैं एंजाइम। विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को प्रेरित करते हैं, है ना। अब ये एंजाइम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन संश्लेषण जो होगा IF1, IF2, IF3, EF1 से EF10 तक, ठीक है। इसके अलावा RF1, RF2, RF3 इत्यादि एंजाइम होते हैं। IF का मतलब है इनिशिएशन फैक्टर, यानी प्रारंभन कारक। इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर सेकंड, इनिशिएशन फैक्टर 3। I का मतलब इनिशिएशन प्रारंभन, फैक्टर मतलब कारक। प्रारंभन कारक प्रथम, प्रारंभन कारक द्वितीय, प्रारंभन कारक तृतीय। एलोंगेशन फैक्टर, EF का मतलब एलोंगेशन फैक्टर, यानी कि दीर्घीकरण कारक। ये दीर्घीकरण कारक है, रिलीजिंग फैक्टर है, जिससे आवरण करते हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। ये एंजाइम प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को प्रेरित करते हैं। इसके अलावा ये सारे एंजाइम क्रिया कब करेंगे, किस निश्चित ऊर्जा की उपस्थिति में करेंगे, तो इनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो ATP के रूप में प्राप्त होती है, राइट। ये माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक में उपस्थित होता है। इसके अलावा कहाँ पर उपस्थित हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और हृदय में भी उपस्थित होता है। तो इस तरह से प्रोटीन संश्लेषण के लिए ये आवश्यकता होती है, राइट। जब ये आवश्यक घटक उपलब्ध हो जाते हैं हमें, तो इन आवश्यक घटकों को उपलब्ध होने के पश्चात प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। होगी कि नहीं होगी? जब ये सारे पदार्थ हमको मिल जाएंगे, तो मिल जाएंगे तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। प्रारंभ हो जाएगी तो प्रारंभ हो जाएगी तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए विभिन्न पद होते हैं। जो प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ होगा इन घटकों की उपस्थिति में, उसमें कई प्रकार के स्टेप होते हैं। यानी कि अब हम बात करें कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया विधि, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया विधि। ठीक है, देखिए प्रोटीन संश्लेषण क्रिया विधि में कई स्टेप होते हैं। उन स्टेप्स को जानने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। हम जो अभी आवश्यक घटकों में राइबोसोम पढ़ रहे थे ना, उसको थोड़ा सा और जानने की कोशिश कर लेते हैं कि राइबोसोम जो होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब साधारण गुणांक के आधार पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 प्रकार के और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80 प्रकार के। 70 प्रकार के जो होते हैं दो उप इकाइयों में बटे होते हैं, 30S में 50S, जबकि 80S जो होते हैं 60S में 40S, दो उप इकाइयों में बटे होते हैं। ये क्या है, उप इकाई है। ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में 80S। 70S दो उप इकाइयों में बटे होते हैं, 30S 50S, 80S 60S और 40S में बटे होते हैं। जब ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं, जब ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं, तो उस दौरान तो क्या होते हैं, ये उप इकाइयों में बटे होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। लेकिन जब प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान ये राइबोसोम जुड़ जाते हैं आपस में और इस तरह की संरचना बनाते हैं। तो ये तो होगी लार्ज, बड़ी समझिए, ठीक है, और ये स्मॉल होगी, छोटी। यानी कि अगर हम इस संदर्भ में बात करें तो ये कौन सी हो जाएगी, 50S हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी, 30S, 70S। और यदि हम 80S में बात करें तो ये 60 की हो जाएगी और ये 40 की हो जाएगी। इस तरह से राइबोसोम होते हैं। इस राइबोसोम पर विशिष्ट स्थल होते हैं। यहाँ पे एक गर्त उपस्थित होता है, बड़ी इकाई होती है। इस बड़ी इकाई में एक गर्त होता है जिसको बोलते हैं ए साइट। जिसको क्या बोलते हैं, ए साइट। बड़ी इकाई में एक और क्या होता है, गर्त उपस्थित होता है जिसको ए साइट कहते हैं, और इसके पास ही एक दूसरा गर्त होता है जिसको पी साइट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पी साइट। इस पी साइट पर अब क्या होता है यहाँ पे कि जब
टीआरएनए आता है एमिनो एसिड के साथ, तो एमिनो एसिड कहाँ पे आकर जुड़ते हैं, ए साइड पर, और जो 5' सिरा होता है 5' किस पर जुड़ता है, पी साइड पर जुड़ता है आकर। तो इस तरह की संरचना जो होती है राइबोसोम की होती है, राइट। तो अब आप बातें करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में क्या होता है, देखिए मैकेनिज्म में जब प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो इस मैकेनिज्म में विभिन्न प्रकार के स्टेप होते हैं, जिसमें पहला होता है अनुलेखन। अनुलेखन आप पढ़ चुके हो, अनुलेखन आप पढ़ चुके हो। यहाँ पे केवल इतना बताऊंगा कि डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। आप इस चीज के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, वहां पे मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से क्लियरली समझाया है। तो इसको जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को देखना पड़ेगा आपको कि अनुलेखन में किसका निर्माण होता है, डीएनए से एमआरएनए का। क्लियरली समझाया मैंने आपको प्रोकैरियोट में किस तरह से होता है और यूकैरियोट में किस तरह से होता है, क्लियरली समझाया था मैंने आपको। उसको तो रट लेना है एक तरह से, राइट। तो पहला स्टेप क्या होता है, अनुलेखन का होता है, इसके फलस्वरूप डीएनए से एमआरएनए का निर्माण हो जाता है। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है अमीनो अम्लों का सक्रियण। दूसरा स्टेप क्या होता है, अमीनो अम्लों का सक्रियण। अमीनो अम्लों के सक्रियण में क्या होता है, देखिए ये अमीनो अम्ल जो होते हैं कहां पे पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। बताया ना मैंने अमीनो अम्ल, जब आवश्यक घटकों की बात कर रहे हैं कोशिका द्रव्य में पाए जा रहे हैं। तो ये अमीनो अम्ल है ना एंजाइम की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, ऊर्जा को पाकर के क्या बनाते हैं, देखिए एमिनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स बना जाते हैं। प्लस क्या बन जाता है, यहां से एक एटीपी यहां पे आ गया ना, एडेनिन मोनोफॉस्फेट यहां पे जुड़ गया है इस एमिनो एसिड के साथ, एक एटीपी निकल गया, यहां पे खर्च हो गई, तो क्या बचेगा, एडीपी बच गया, राइट। एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स में है, इसको एंजाइम और जोड़ सकते हैं, एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, राइट। अमीनो अम्लों का सक्रियण कैसे होगा कि कोशिका द्रव्य में जो अमीनो अम्ल है, ये अमीनो एसिड हो गया, कोशिका द्रव्य में उपस्थित अमीनो अम्ल एंजाइम की उपस्थिति में ऊर्जा पाकर के किसमें बदल जाता है, अमीनो अम्ल एमिनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एमिनो एसाइल एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात कोशिका द्रव्य में उपस्थित अमीनो अम्लों का एंजाइम की उपस्थिति में सक्रिय होना अमीनो अम्लों का सक्रियण कहलाता है, ठीक है, समझ आया आपको। मतलब कोशिका द्रव्य में जो अमीनो अम्ल है ना, ये पहले किस अवस्था में पाए थे, अक्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, कोई क्रिया नहीं करते हैं, अक्रिय अवस्था में है कोशिका द्रव्य में। तो इनको एंजाइम और ऊर्जा की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है, सक्रिय रूप में बदल जाता है, जिसे सक्रियण कह रहे हैं अपन। और सक्रियण के परिणाम स्वरूप क्या बना लिया, अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्लस एडीपी का निर्माण हो जाता है, राइट। तीसरा जो स्टेप आता है वो आता है सक्रिय अमीनो अम्ल का, सक्रिय अमीनो अम्ल का टीआरएनए से संलग्न, सक्रिय अमीनो अम्ल का टीआरएनए से संलग्न, राइट। कैसे होगा, देखिए सक्रिय अमीनो अम्ल का टीआरएनए से संलग्न, इसको मिटा देता हूं मैं। तो देखिए जो सक्रिय अमीनो अम्ल बना है, सक्रिय अमीनो अम्ल कौन सा बना था, उसका नाम क्या था, इसको मैं लिख देता हूं दोबारा से। देखिए जो ये बना है, तीसरा स्टेप में क्या होगा, सक्रिय
अमीनो अम्ल का टीआरएनए से संलग्न। ठीक है, तो जो सक्रिय अमीनो अम्ल था वो कौन सा था? एमिनो एसाइल, यही था ना सक्रिय अमीनो, एमिनो एसाइल ना, एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, यही तो था सक्रिय अमीनो। जब ये किससे जुड़ता है? टीआरएनए से जुड़ता है। तो टीआरएनए की संरचना इस तरह की होती है, होती नहीं होती है? तो इस टीआरएनए पर क्या होते हैं? आपको चार संरचना पढ़ाई थी, मैंने बताई थी आपको कौन 4 साइट होती है। तो इसका ये 3' सिरा होता है, ये 5' सिरा होता है, 3' सिरे पर OH सिरा होता है, और 3' सिरे पर क्या आके जुड़ते हैं? एमिनो एसिड आके जुड़ते हैं, जुड़ते हैं ना एमिनो एसिड। तो सक्रिय एमिनो अम्ल कहां पे आके जुड़ जाएंगे भाई? यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे 3' सिरे पर। तो कैसे जुड़ेंगे? देखिए, ये टीआरएन हो गया, ये 3' सिरा हो गया, 5' से शुरू होता है, 3' से जुड़ जाता है, राइट? समझ आया? तो 3' सिरे पर क्या जुड़ते हैं? एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड का जब यार संलग्नता होगी ना, तो जो ये एमिनो एसिड बना है, यह एमिनो एसिड अपने विशिष्ट प्रकार के टीआरएनए से जुड़ जाता है, क्योंकि टीआरएनए बहुत अधिक संख्या में है या नहीं है। तो जो एमिनो एसिड है ना, अपने विशिष्ट प्रकार के टीआरएनए से संलग्न हो जाता है। और किस तरह की संरचना बनता है? देखिए, इस तरह से इस पर एमिनो एसिड आके जुड़ गया। ये क्या बन गया? ये बन गया एमिनो एसाइल टीआरएनए। बना कि नहीं बना? क्योंकि टीआरएनए के साथ क्या जुड़ गया? एमिनो एसाइल जुड़ गया, एमिनो एसाइल से जुड़ गया एमिनो एसाइल। और क्या क्या चीज अलग हो गई इसमें? एंजाइम अलग हो गया, प्लस क्या बन गया? प्लस क्या निकल जाएगा? एएमपी अलग निकल जाएगा ना, एएमपी यहाँ पे अलग निकल जाएगा, राइट? तो एमिनो एसिड जब टीआरएनए से जुड़ता है, तो एमिनो एसिड तो किससे जुड़ जाएगा? 3' सिरे से, टीआरएनए के 3' सिरे से जुड़ गया, क्योंकि 3' सिरे पर क्या पाया जाता है? अमीनो अम्ल संलग्न स्थल पाया जाता है, नहीं पाया जाता है? ये अमीनो अम्ल संलग्न भुजा है, ये एंटीकोडोन है, ये टी-साइसी भुजा है, आप पढ़ चुके हो क्लोवरलीफ मॉडल। 3' सिरे पर एमिनो एसिड जुड़ गया, तो क्या बन गया? एमिनो एसिड टीआरएनए बन गया, कॉम्प्लेक्स इसको बोल सकते हैं, एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। और क्या अलग हो गया? एंजाइम अलग हो गया, ये एंजाइम जुड़ा था, और एएमपी अलग हो गया। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया? एमिनो एसिड अमीनो अम्ल सक्रिय जो होता है, सक्रिय अमीनो अम्ल है, टीआरएनए से जुड़ जाता है, राइट? इसको बता देता हूं मैं, समझ आया आपको? ठीक है, इस तरह से आगे क्या होगा? देखिए, चौथे स्टेप में क्या होता है कि अनुवादन प्रारंभ हो जाता है, ट्रांसलेशन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, क्या प्रारंभ हो जाता है? ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन कैसे प्रारंभ होगा? देखिए, ट्रांसलेशन यानी अनुवादन प्रारंभ हो गया, और अनुवादन में क्या होता है कि जो एमिनो एसिड टीआरएनए बना है, जो अभी बना था ना, ये ए एमिनो एसिड टीआरएनए बना है, ये एमिनो एसिड को कहां पे लेके जाएगा? टीआरएनए कोशिका द्रव में, और टीआरएनए किसके साथ जुड़ेगा? यहाँ पे ये क्या है? एंटीकोडोन है, यहाँ पे एमआरएनए जुड़ेगा, और ये कहां पे ले जाने का प्रयास करेगा? राइबोसोम तक। कहां लाएगा? राइबोसोम तक ले जाएगा, नहीं ले जाएगा टीआरएनए से एमिनो एसिड को, क्योंकि एमिनो एसिड से राइबोसोम पे ही तो प्रोटीन बनेगी, तो वहां पे ले जाने कार्य करेगा। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुवादन कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुवादन। तो यह अनुवादन जो होता है, देखिए अब हमें पढ़ना है ट्रांसलेशन। इस प्रक्रिया में चौथा जो चरण है वो कौन सा है? ट्रांसलेशन का है। चौथा चरण किसका है? अनुवादन। चौथा चरण कौन सा हो गया? अनुवादन का। और
दूसरा कौन सा स्टेप होता है? दीर्घीकरण। तीसरा स्टेप जो होता है समापन होता है। ये चौथे स्टेप की बात कर रहे हैं। चौथे स्टेप क्या है? अनुवादन है। अनुवादन के दौरान क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होगा। तो अनुवादन में क्या है? ये चरण स्पष्ट हो गए। 3 चरण है, प्रारंभ हो गया, दीर्घीकरण, समापन हो गया। ठीक है, तो इस दौरान क्या होगा? देखिए क्या होगा कि जब एमिनो एसिड टीआरएनए बन जाता है, तो ये सपोज कीजिए ये एमिनो एसिड टीआरएनए है, ये एमिनो एसिड टीआरएनए है। ये क्या है? एमिनो एसिड टीआरएनए है। ठीक है, और ये राइबोसोम है। ये राइबोसोम है। ठीक है, तो अब क्या प्रारंभ होना है? अनुवादन प्रारंभ होना है। यहां पर ये क्या है? उपस्थित है, यहाँ पे एंटीकोडोन है। क्या उपस्थित है? एंटीकोडोन है। एंटीकोडोन, इससे क्या जुड़ना है? ये टीआरएनए आरएनए जुड़ना है हमारा। ठीक है, ये क्या है? एमआरएनए है, और इस पर ये क्या है? कोडोन है। तो ये टीआरएनए जो बना है, ये एमआरएनए के साथ जुड़ेगा, एमआरएनए के साथ जुड़ेगा ना। तो एमआरएनए से कैसे जुड़ जाएगा? देखिए इस तरह जुड़ जाएगा। ये क्या है? एमआरएनए है। तो ये एंटीकोडोन और कोडोन आपस में जुड़ गए, एमआरएनए जुड़ गया। और ये कहां तक आना है? अब ट्रांसफर आरएनए क्या काम करेगा? इस एमआरएनए को जोड़ लिया, साथ में क्या जुड़ गया? इसके एमिनो एसिड जुड़ गया। इसको कहां लाएगा? राइबोसोम पर लाएगा। राइबोसोम पर लाएगा ना इसको, और राइबोसोम पर लाएगा तो इसमें कौन सी साइट है? एमिनो एसिड साइट है, और यहाँ पर पी साइट है। तो ये जो यहाँ पे इस तरह दर्द प्रस्तुत है, देखिए इस राइबोसोम पर ये 2 प्रकार की साइट है। ये कौन सी है? पी साइट है। राइबोसोम की जो बड़ी भुजा है 50 साइज की बात कर रहे हैं अपन, ये पी साइज है। तो इसमें पी साइट है, और ये कौन सी साइट है? ए साइट है। तो जब एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स से क्या जुड़ गया? एमआरएनए जुड़ गया। तो ये एमआरएनए कहां पे आना है? यहाँ पे आना है कि नहीं आना है? आएगा ना। तो ये यहां से यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। इस तरह से आगे जुड़ जाएगा। और जो ये क्रिया होगी, ये होती है इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर 2 और इनिशिएशन फैक्टर 3 एंजाइम्स की उपस्थिति होती है। जब ये एंजाइम क्रिया करते हैं तो जो एमआरएनए से टीआरएनए जुड़ जाता है, इसको कहां पे ले जाया जाता है? राइबोसोम पर। तो इस तरह से अब क्या हो गया? इन एंजाइम्स की उपस्थिति में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभ हो गया, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण क्या हो गया है? प्रारंभ हो गया है। तो देखिए दोबारा से इसको बनाता हूं, समझने के लिए था। तो अभी जो बना था, क्या बना था? टीआरएनए बनाता है, एमिनो एसिड टीआरएनए इसके साथ जुड़ गया एमआरएनए के साथ। तो एमआरएनए के साथ जुड़ कर देखिए ये एमआरएनए बना देता हूं मैं, ये एमआरएनए है। इस पे ये क्या है? यहां से सपोज कीजिए, देखिए इस पर क्या पाया जाता है? कोडोन पाए जाते हैं। एमआरएनए पर क्या पाए जाते हैं? कोडोन, जिनमें एक पहला कोडोन है एजी, प्रारंभिक कोडोन होता है। ये कौन सा है? प्रारंभिक कोडोन है। अर्थात ये प्रोटीन संश्लेषण को क्या करता है? प्रारंभ करता है। और इस पर जो एमिनो एसिड होता है वो होता है एन फॉर्मिल मिथ्योनिन। एजी पर कौन सा पाया जाता है? एन फॉर्मिल मिथ्योनिन। प्रोकैरियोट्स में
और यूकैरियोट्स में क्या पाया जाता है? मेथियोनिन पाया जाता है। यूकैरियोट्स में कौन सा अमीनो एसिड पाया जाता है? मेथियोनिन। और प्रोकैरियोट्स में एन फॉर्मिल मेथियोनिन पाया जाता है AUG का। तो सपोज कीजिए ये AUG है, ठीक है, AUG है ना, तो यहाँ पे ये क्या है? राइबोसोम है। mRNA हो गया। तो इस AUG ये कौन सी है? इस वाले क्षेत्र में अब क्या आगे जुड़ेगा? जो अभी tRNA बना था, tRNA आगे जुड़ेगा। यहाँ पर देखिए किस तरह जुड़ेगा। ये एमिनो एसिड है ना, और इस तरह से ये इसके साथ जुड़ेगा। AUG प्रारंभ हो गया। किसकी उपस्थिति में हुआ है? IF फर्स्ट, IF सेकेंड, IF3 की उपस्थिति में हो गया। ठीक है, हो गया ना। अब उसके पश्चात क्या होगा? प्रारंभ हो गया पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का, उसके पश्चात दीर्घीकरण होगा। दीर्घीकरण में क्या होगा कि बहुत सारे tRNA आगे जाएंगे, प्रारंभ में AUG की उपस्थिति हो गया, श्रृंखला को बढ़ाते जाएगा। आगे स्टेप में क्या होगा कि ये जो है इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। ये बढ़ गया ना, ये tRNA यहाँ पे एमिनो एसिड यहाँ पे आगे बढ़ गया। ये क्या है? एमिनो एसिड ये पीछे चल जाएगा और दूसरा आएगा tRNA इस तरह से जुड़ेगा, वो कहां पर जुड़ जाएगा? यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा इस तरह से। और ये एमिनो एसिड, दूसरा एमिनो एसिड आ गया। ठीक है, तीसरा आगे जुड़ेगा यहाँ पे दोबारा से, यानी इसका क्या हो रहा है? एलोंगेशन हो रहा है। यहाँ पे कितने बन गए? 2 एमिनो एसिड बन गए। पीछे खिसक गया ये एमिनो एसिड, tRNA मुक्त हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और पुनः से नया क्या आ गया? tRNA आगे जुड़ गया। ठीक है, ये एमआरएनए जुड़ गया। आगे इस तरह से बढ़ता रहेगा। इन डीएनए श्रृंखला में क्या हो रहा है? दीर्घीकरण हो रहा है। और यहाँ पे कितने हो गए एमिनो एसिड? 3 एमिनो एसिड हो गए, क्योंकि ये एमिनो एसिड भी कहाँ पर जुड़ जाएगा? इन पॉलीपेप्टाइड से जुड़ जाएगा, है ना। और फिर दोबारा से ये आ गया एमिनो एसिड। ठीक है, ये प्रोटॉन एंटीप्रोटॉन जुड़ गए। तो इस तरह से इसका एलोंगेशन होता रहता है, यानी दीर्घीकरण होता रहता है। और किसकी उपस्थिति में होता है? EF फर्स्ट, EF सेकेंड से EF10 तक काराकोट की उपस्थिति में होता है। एलोंगेशन फैक्टर की उपस्थिति में इसका दीर्घीकरण होता रहता है। तो आप जानते हो कि इस एमआरएनए पर एक्शन कोडोन पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। अब आगे क्या आता है कि कुछ समय ये एलोंगेशन होता रहता है और ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में प्राप्त होती रहती है। फाइनली क्या होता है? ये तो हो गया प्रारंभन, हो गया फर्स्ट में हो गया प्रारंभन, दूसरे में हो गया एलोंगेशन, तीसरे में क्या होता है कि इस एमआरएनए पर लास्ट में ये एमआरएनए है, यहां तक इसको पढ़ लिया गया है इसको, और पढ़ के ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्राप्त हो गई है। ये इस तरह से है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्राप्त हो गई। और जो अगला यहाँ पे कोडोन आया है, ये कोडोन कौन सा आ गया? निरर्थक कोडोन आ गया है। कैसा आ गया? एंटीसेंस कोडोन आ गया। एंटीसेंस यानी नॉनसेंस कोडोन आ गया, निरर्थक कोडोन आ गया। और निरर्थक कोडोन कैसे कहलाते हैं? समापन कोडोन कहलाते हैं। अर्थात वो प्रोटीन संश्लेषण को क्या कर देंगे? रोक देंगे। तो रोक देंगे तो यहाँ पे श्रृंखला आ गया, वो बढ़ेगी नहीं। यहाँ पे श्रृंखला आ गया, वो बढ़ेगी नहीं। इसके पश्चात श्रृंखला आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब क्या आ गए? एमआरएनए पर निरर्थक कोडोन आ गए, जो श्रृंखला का क्या कर देते हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन कर देते हैं। तो इस तरह से तीसरे स्टेप में क्या होता है? समापन हो जाता है। यहाँ पे तीसरा स्टेप किसका हो गया? समापन का हो गया, समापन। दूसरा स्टेप किसका है? दीर्घीकरण का है। और ये कौन सा हो गया? पहला प्रारंभन का हो गया, राइट। तो इस तरह से एमआरएनए पर जो निरर्थक
बोल्डोन है वो प्रोटीन संश्लेषण को बंद कर देते हैं और अंत में समापन के पश्चात है ना ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्राप्त हो जाती है। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्राप्त हो गई, टीआरएनए अलग हो जाता है, ये टीआरएनए अलग हो गया, टीआरएनए अलग हो जाता है और ये एमआरएनए अलग हो जाता है। ठीक है, एमआरएनए जो होता है केंद्रक में चला जाता है, पुनः से टीआरएनए कोशिका द्रव्य में रह जाता है और क्या बच जाती है हमारे को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बच जाती है। और ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या है, पेप्टाइड से अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, एमिनो एसिड जुड़ते गए ना यहाँ द्वितीयकरण में, जब तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्राप्त हुई है। तो एमिनो एसिड आपस में किसके द्वारा बने थे, पेप्टाइड बंध के द्वारा। पेप्टाइड बंध होते हैं ना अमीनो अम्ल के मध्य, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं। तो इस तरह से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन जाती है जो क्या है प्रोटीन है, जो क्या है प्रोटीन है। लेकिन यह प्रोटीन जो होती है अभी कोई काम की नहीं है, प्राथमिक प्रकार की प्रोटीन है। जो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्राप्त हुई है ये कैसी है, प्राथमिक प्रकार की है। तो इसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है। क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अंत में प्राप्त होती है, समापन के पश्चात जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्राप्त होती है वो प्राथमिक प्रकार की होती है, जिसमें कुछ क्या करना होता है, प्रोसेसिंग करनी होती है। और वो प्रोसेसिंग कैसे होती है देखिए, तो लास्ट स्टेप आता है 5वां, मॉडिफिकेशन यानी रूपांतरण। लास्ट स्टेप कौन सा आता है, रूपांतरण का आता है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो प्राप्त हुई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो प्राप्त हुई है, पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या होता है यहाँ पे संसाधन होता है, यानी कि प्रोसेसिंग होती है उसकी। क्योंकि जो भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यहाँ पे प्राप्त हुई थी वो कैसी है, प्राथमिक प्रकार की है। उसमें इस प्रोसेसिंग में क्या क्या होते हैं, दो घटनाएं होती हैं। प्रोसेसिंग में क्या होती है, दो घटनाएं होती हैं। एक तो होती है को ट्रांसलेशन प्रोसेस, को ट्रांसलेशन प्रोसेस। एक कौन सी घटना होती है, को ट्रांसलेशन प्रोसेस, यानी कि सह अनुवादन प्रक्रिया। ठीक है, और दूसरी होती है पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस, पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस, यानी कि पश्च अनुवादन प्रक्रिया और सह अनुवादन प्रक्रिया। दो रूपांतरण होते हैं, दो प्रकार का संसाधन होता है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्राप्त होती है ना। ये इस तरह की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्राप्त होती है। इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में दो प्रोसेस हो सकती हैं। पहली तो जो अनुवादन हुआ का, यानी ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हुई है, इसके साथ साथ होता है वो क्या होता है, देखिए प्रारंभ में जो AUG कोडोन था हमने देखा, इस पर कौन सी पाई जाती है, एन फॉर्मेल मेथियोनिन पाया जा रहा है, एन फॉर्मेल मेथियोनिन। और क्या पाया जाता है, यूकेरियोट्स में मेथियोनिन पाया जा रहा था। तो इसका क्या होता है, ये जो कहां पाए जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का जो एन टर्मिनल होता है, एन टर्मिनल में पाए जाते हैं। ये जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्लों के जो एन सिरा होता है, सी सिरा और एन सिरा होता है, उस एन सिरे पर एन फॉर्मेल मेथियोनिन पाया जाता है। उसका क्या होता है, विलुप्तीकरण होता है, उसको हटाया जाता है। क्योंकि फॉर्मेल हटाया जाता है, केवल मिथाइलिन बचता है, मेथियोनिन बचता है, फॉर्मेल को हटाया जाता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया जो होती है ना, एन फॉर्मेल मेथियोनिन में से एन फॉर्मेल को हटाया जाता है, और इसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो अनुवादन के साथ साथ होती है। इस तरह की प्रोसेस जो होती है को ट्रांसलेशन प्रोसेस या सह अनुवादन प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें केवल क्या क्या बचता है, मेथियोनिन बचता है सिर्फ। ठीक है, तो ये फॉर्मेल का संश्लेषण होता है डी फॉर्मेलेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। इसका जो विलुप्तीकरण होगा या विकृतीकरण होगा वो किस एंजाइम की उपस्थिति में होगा, डी फॉर्मेलेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा। दूसरा होता है पश्च अनुवादन प्रक्रिया। पश्च अनुवादन प्रक्रिया में जो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्राप्त हुई है, यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कैसी होती है, प्राथमिक प्रकार की होती है। कैसी होती है, प्राथमिक प्रकार की होती है। इस प्राथमिक प्रकार की श्रृंखला को द्वितीयक और तृतीयक श्रृंखला में बदला जाता है। इसमें बदला जाता है, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार में बदला जाता है। यानी कि ट्रांसलेशन के दौरान जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्राप्त हुई है वो कैसे होती है, प्राथमिक प्रकार की, जिसे
ट्रांसलेशन के पश्चात या अनुवादन के पश्चात द्वितीयक और तृतीयक प्रकार में बदला जाता है, वो घटना क्या कहलाती है? पश्च अनुवादन प्रक्रिया कहलाती है। जैसे इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। जब यह निर्मित होती है एनपॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के रूप में, तो इसमें 3 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, ए बी सी। जब इसका निर्माण होता है तो जब उसमें कितनी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? ए बी सी। और क्या कहलाती है? वो उस दौरान प्रो इंसुलिन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रो इंसुलिन कहलाती है। जब इसका संश्लेषण हुआ है, ये वाली अवस्था क्या है? प्रो इंसुलिन है। लेकिन पश्च अनुवादन प्रक्रिया के दौरान इसमें से सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को हटा दिया जाता है। केवल कितनी बचती हैं? 2 श्रृंखलाएं। तो इंसुलिन में 2 ही तो श्रृंखलाएं होती है ना, एक भारी और एक हल्की। एक में 30 अमीनो अम्ल होते हैं, एक में 31 अमीनो अम्ल होते हैं। क्योंकि इंसुलिन जो प्रोटीन है 51 अमीनो अम्ल युक्त है ना, इसमें 30 अमीनो अम्ल वाली श्रृंखला होती है एक, तो एक 31 अमीनो अम्ल वाली। लेकिन जब इसका संश्लेषण होता है, जब इसमें कितनी 3 श्रृंखला होती है, लेकिन पश्च अनुवादन प्रक्रिया द्वारा उसको एक श्रृंखला को हटा दिया जाता है, सी श्रृंखला को, केवल 2 को छोड़ा जाता है। इस प्रकार की घटना जो होती है अनुवादन के पश्चात, इन ट्रांसलेशन के पश्चात होती है, उसे पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो गाइस, इस तरह से होता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस, प्रोटीन संश्लेषण इस तरह से। अब जो प्रोटीन प्राप्त होगी वो वास्तविक प्रोटीन होगी, मैच्योर प्रोटीन होगी, परिपक्व प्रोटीन होगी। ठीक है, थैंक यू। अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच।